नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। योगी आदित्यनाथ का अंदाज आज देखने लायक था। योगी के आज के एक एक डायलॉग सुनने वाले थे। चुनावी नतीजों में अभी भी 10 दिन बाकी हैं। आज योगी ने टॉप गियर लगा दिया प्रचार का। जब विरोधी इकोसिस्टम बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहा था, उस वक्त बुलडोजर बाबा विरोधियों पर शब्द बाण चला रहे थे और एक तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा। जो लोग सुबह से योगी आदित्यनाथ पर भविष्यवाणी कर रहे थे, योगी को खामोश साइलेंट कराने का दम भर रहे थे, वो शाम होते होते बिल्कुल चुप हो गए। सुबह का नैरेटिव योगी ने बदल दिया। 23 नवंबर को क्या होगा, उसका नतीजा 13 नवंबर को ही दिख गया। ये लोग मुस्लिम पुष्टिकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। एक है सेफ है। क्या सोचा था? योगी को बैकफुट में धकेल देंगे, फ्रंट फुट में मौलाना आ जाएंगे, मुस्लिम तंत्र की जीत मानी जाएगी। क्या सोचा था? योगी को प्रेशर में ला देंगे, ओवैसी अखिलेश चुनावी गेम बदल देंगे। ये योगी आदित्यनाथ की फायर है जो एक्टिव मुस्लिम इकोसिस्टम के सामने बुझने वाली नहीं है। बटेंगे तो नहीं, एक रहेंगे। एक रहेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे ही बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम योगी के खिलाफ एक्टिव हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जेलों से छुड़वाया है 18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब यह है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभी जो ये एक तरह की पूरे मुल्क के अंदर अनार्की फैल रही थी कि उठे और रातों रात बुलडोजर से लोगों के मकान डिमोलिश कर दिए गए। खास तौर से इसके अंदर जो कम्युनल एंगल था, एक कम्युनिटी को सिलेक्टिव वे में जो है वो टारगेट किया जा रहा था। किसी की जगह खाली कराना है तो उसके बदले घर दी जाती है। यहाँ तो गुंडागर्दी है, यहाँ उठा के फेंक देना, बाल बच्चे सब आसमान के नीचे पड़े हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। संविधान को लांघता है, कोई भी लांघे, तो मेरा ये मानना है कि देश के संविधान को सम्मान न देने वाला आदमी देश का नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है। दिल्ली में मौलानाओं के टारगेट पर योगी आ गए। मुंबई में चुनाव के बीच योगी पर वार शुरू हो गए। कानपुर में उपचुनाव में भी योगी और बुलडोजर वाला नैरेटिव चलना शुरू हो गया। सबको पता है योगी को रोक दिया तो पूरा खेल बदल जाएगा। योगी के विरोधी योगी को समझने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन योगी को समझ नहीं पाते। यूपी में उपचुनाव है, मुद्दा योगी है। महाराष्ट्र चुनाव भी अब योगी पर आ गया है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई तो एंटी योगी ग्रुप ने अपनी अपनी लाइंस बजानी शुरू कर दी। हर किसी की टाइमलाइन में योगी ही है। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे योगी हार गए हैं, योगी अब साइलेंट हो गए हैं, चुनाव बदल जाएगा, योगी का ग्राफ डाउन हो जाएगा। ग्राफ तो डाउन नहीं हुआ, हां, योगी का लाउडस्पीकर और तेज हो गया। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। एक है
सेफ हैं, यानी सुरक्षित हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में पटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बुलडोजर फैसले को एंटी योगी गैंग चुनावों का पहला रुझान मान रहा है, लेकिन न बटेंगे न कटेंगे का तोड़ अब तक किसी को नहीं मिला है। हिंदू वोट जोड़ने के लिए योगी मैदान में हैं। मुस्लिम इकोसिस्टम ने बुलडोजर ऑर्डर को जीत के वोट ऑर्डर में तब्दील करना चाहा, लेकिन यह चाहत भी योगी ने खत्म कर दी। योगी ने मुस्लिम इकोसिस्टम पर सीधे वार किया, मुस्लिम तुष्टिकरण, धर्मांतरण गैंग को वार्न किया, मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को सीधा चैलेंज दिया। समाज विरोधी, देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजम क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। अखिलेश यादव, अबू आजमी, ओवैसी, नाना पटोले, कांग्रेस, एनसीपी शरद, उद्धव सेना, मौलाना अरशद मदनी, खालिद उस्मानी, मौलाना याकूब अब्बास, हर किसी के टारगेट पर योगी ही हैं। योगी को हराने के लिए, योगी को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाया जा रहा है। मकसद यही है, किसी भी तरह योगी के समर्थक बढ़ जाएं। जिस गाड़ी पर सब सवार हैं, उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ चुका है, स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में योगी की जबरदस्त डिमांड है। योगी की जितनी डिमांड बढ़ती है, मुस्लिम इकोसिस्टम की टेंशन उतनी बढ़ जाती है। उस मकान को जब बुलडोजर पर फैसला आया तो हर एक मौलाना के चेहरे पर चमक आ गई। जीत का जश्न मौलानाओं के मोहल्ले में सबसे ज्यादा मना। हम तो ये समझते हैं, और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर, कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मुद्दा ले जाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों की जीत वाला नैरेटिव बनाने का एजेंडा शुरू हो गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने केस कैसे लड़ा, कैसे तैयारी की, खुद मौलाना अरशद मदनी से समझिए। हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने
जेलों से छुड़वाया है 18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं। इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब ये है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बुलडोजर पर फैसला आते ही मौलानाओं का कैमरे के सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर गाइडलाइंस जारी की, लेकिन मौलानाओं ने परसेप्शन ही चेंज कर दिया, जैसे ये फैसला किसी खास मजहब के लिए आया हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बुलडोजर को लेकर जो फैसला दिया वो बेहतरीन फैसला है। और आज उन लोगों को राहत की सांस मिली है कि जो लोग रातों की जाग रहे थे और जिनकी रातों की नींद हराम थी। जो एक तरीके से जो कानून को तोड़ा जा रहा था और सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के पास है। यूपी में उपचुनाव है, तनाव में समाजवादी पार्टी थी। अब बुलडोजर पर सबसे ज्यादा शोर अखिलेश यादव ही मचाने वाले हैं। मुद्दा मिल गया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया है मोईद खान पर पक्ष रखने पर। अयोध्या उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल करने का समाजवादी नेता पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। अभी एक एग्जांपल दूं आपको मैं। अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर कोई आदमी था, उस पर रेप का केस लगाकर, रेप का आरोप लगाकर उसका पूरा सब का सब डिमोलिश कर दिया गया। अखिलेश जी ने बोला इसका डीएनए करो। डीएनए हुआ तो मालूम पड़ा कि उसका कसूर ही नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। उसका घर का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही उसका स्वागत करता हूं और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहां जहां ये चीजें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए। सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोगों का घर तोड़ना इस तरह से। और उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला। और जितने भी उन्होंने तोड़े घर ना, उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। अयोध्या की बात योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। जो बात योगी कर रहे हैं वो सुनना न अखिलेश यादव को पसंद होगा और न ही कांग्रेस को अच्छा लगेगा। जिन लोगों को लग रहा है योगी कुछ दिन साइलेंट रहेंगे, वो योगी के तेवर देख लें। मैं पूछ
चाहता हूं, कांग्रेस को अगर आपकी चिंता होती, आपकी आस्था की चिंता होती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये भी करते। 500 वर्षों की समस्या का समाधान 1947 में हो गया होता, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में आप कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया, और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो बटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, योगी की लाइन क्लियर है। कंफ्यूजन विरोधी गैंग में ज्यादा हो गया है। जो सुबह तक मुस्कुरा रहे थे वो अब योगी को देखकर सन्नाटे में हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब इस फैसले को योगी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन जो बात मौलाना और समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बता रहे, वो ओपी राजभर ने बताई। बुलडोजर एक्शन कब, कहां और कैसे होगा? ये जो फैसला है, इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन बहुत ज्यादा होता है? ये फैसला है तो फैसले का पालन तो किया ही जाएगा। हम किसी की निजी प्रॉपर्टी कहाँ गिरा रहे हैं? हम किसी की जमीन पर बना हुआ मकान किसी का थोड़े गिरा रहे हैं। अपराधी अगर अपराध की दुनिया में आकर के और सरकार की जमीन कब्जा करके बनाया है, उसका तो है नहीं, उसके परिवार का तो है नहीं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसकी निजी संपत्ति पर नहीं होता है। तो वो अभी जारी रहेगा। अब न्यायालय का आदेश आया हुआ है, उसको पढ़ लिया जाए तो फिर उसके बाद बताया जाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि स्पीड बुलडोजर की बढ़ेगी या घटेगी? अब नियम के तहत जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो नियम के खिलाफ होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाएगा, उसी पालन का आदेश के तहत कार्रवाई होगी। योगी की ना बॉडी लैंग्वेज बदली है, ना स्टाइल बदला है। जो योगी की बदलती तस्वीर देखना चाहते हैं, उनको अभी और वेट करना होगा। देश में आज एक किस्म का मिनी इलेक्शन था। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग थी। इसके अलावा वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ, जहां पर सबकी निगाहें प्रियंका गांधी वाड्रा पर हैं। और झारखंड में आज विधानसभा के पहले चरण के लिए वोट डाले गए। यहां की 43 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है, खूब वोट पड़े हैं। शाम 5 बजे तक ही 65% से ऊपर वोटिंग हो चुकी थी। अब इस बंपर वोटिंग को देखकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि विरोधी जो हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। आज जब झारखंड में मतदान हो रहा था तो वहीं पर नरेंद्र मोदी चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे थे। 23 नवंबर को यानी रिजल्ट वाले दिन क्या होगा, मोदी ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया है। नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अपना अनुमान क्या है और क्या वो अंदाजा पूरी तरीके से सही होने वाला है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। क्या नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र और झारखंड की पूरी रिपोर्ट मिल गई है? क्या नरेंद्र मोदी को 23 नवंबर का रिजल्ट पहले ही पता चल गया है? क्या मोदी को पता चल गया है कि 23 नवंबर को
झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है? क्या मोदी को रिपोर्ट मिल गई है कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है? 23 तारीख को आघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस विरोधियों की नींदें उड़ा रहा है। अभी चुनाव के नतीजों में पूरे 10 दिन बाकी हैं। पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड में पूरे एक चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पास जो रिपोर्ट आई है वो विरोधियों को हिला रही है। बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो चुनावी नतीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी एकदम अलग लेवल पर खेल रही है। मोदी झारखंड में दावा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम साफ साफ दिख रहा है। मोदी दावा कर रहे हैं कि 23 नवंबर को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी ने तो अपने वोटर्स को शपथ ग्रहण में आने का न्योता तक दे दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अमित शाह का दावा है कि 23 नवंबर को आघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अमित शाह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। ऐसा लगता है कि इन दोनों चुनावी राज्यों में मोदी ने पूरा सर्वे कर लिया है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड से मोदी को कोई सीक्रेट रिपोर्ट मिल गई है, जिससे पता चल गया है कि बीजेपी जीत रही है। मैं उत्तर महाराष्ट्र में दूसरी बार आया हूं। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को आघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। चुनावों को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह बीजेपी के नारे खूब चल रहे हैं। चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का। झारखंड के लिहाज से यह नारा बांग्लादेश घुसपैठियों की समस्या पर फिट बैठता है और इसी मुद्दे पर बीजेपी का एक और स्लोगन है, रोटी बेटी और माटी। ये मुद्दे और ये नारे बीजेपी के लिए भीड़ तो खूब जुटा रहे हैं। इसी बहाने बीजेपी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का मुद्दा भी उठा रही है। आदिवासियों को बताया जा रहा है कि उनकी जमीनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। और मुझे तो लगता है झारखंड का मिजाज इस बार जेएमएम कांग्रेस की सरकार हटाना इतना नहीं है। इस बार झारखंड का मिजाज उनको कड़ी से कड़ी चुनावी सजा देने का मूड दिखता है मुझे। साथियों, जन जन में, मन मन में, हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोग हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, नौजवान हो, सब दूर एक ही आवाज गूंज रही है। एक ही आवाज गूंज रही है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब वो पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ
ये सच्चाई झारखंड की जनता के सामने रखते हैं जब वो उन्हें बताते हैं कि घुसपैठ से कैसे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसका असर होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को रैलियों में आई भीड़ देखकर और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और मोदी अपने वोटरों को शपथ ग्रहण का निमंत्रण तक दे रहे हैं। मैं झारखंड में जहां जहां गया हूं, हर एक रैली अगली रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है। आज भी मैं जो देख रहा हूं जी, ये अद्भुत दृश्य है। जिनको राजनीति के हिसाब किताब करना ये जिनका कारोबार है, इतना इधर जाएगा तो ये होगा, इधर जाएगा तो ये होगा, ऊपर जाएगा तो ये होगा, इन सबको मैं कह रहा हूं मेहनत मत करो यार, जरा एक बार झारखंड में चक्कर लगा लो, नतीजा क्या आएगा पता चल जाएगा। साथियों, आपको लगता होगा कि आज मोदी जी क्यों आए हैं? क्या मैं आपसे वोट मांगने आया हूं? आपका प्यार इतना है, आपके आशीर्वाद ऐसे हैं कि वो तो आप मेरी झोली भर ही देते हैं। लेकिन मैं आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको न्योता देने आया हूं उस शपथ समारोह के लिए। झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग की इन्हीं लंबी लाइनों को देखकर बीजेपी खुश है। एक तरफ झारखंड में वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का सर्वे चल रहा था। झारखंड में आज पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले गए और बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक करीब 65% वोट डाले गए और अभी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा जब अपडेट होगा। बम्पर वोटिंग का ये आंकड़ा बता रहा है कि झारखंड में माहौल तो बन रहा है और ट्रेडिशनली बम्पर वोटिंग पर यही माना जाता है कि वो सरकार बदलने के लिए हो रही है। सिर्फ 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में झारखंड में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की जीत हुई थी। आदिवासी बहुल राजमहल, दुमका और सिंहभूमि सीट पर जेएमएम जीती थी, जबकि खूंटी और लोहरदग्गा पर कांग्रेस की जीत हुई थी। लोकसभा चुनावों में यह साफ देखा गया कि झारखंड में आदिवासियों के वोट बीजेपी को बहुत कम मिले और इसके पीछे आरक्षण खत्म करने वाली अफवाह भी जिम्मेदार थी। बीजेपी इस फैक्टर को जानती है, इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार आदिवासी किसी भी कीमत पर भ्रमित न हो। आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट
निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। वैसे आज का इलेक्शन पैन इंडिया का इलेक्शन भी था। बहुत से राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोट डाला गया। इसके अलावा वायनाड लोकसभा के लिए भी वोटिंग हुई। पूरे देश की नजरें प्रियंका गांधी पर हैं। बाकी जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई उनमें राजस्थान की 7 सीटें, बिहार की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, कर्नाटक की 3, गुजरात, मेघालय और केरल की 1-1 सीटें शामिल हैं। सर्वे पूरा पैन इंडिया का है, लेकिन उपचुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस झारखंड के अलावा महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ दूसरी तरह के मुद्दे हैं। यहाँ ज्यादातर पॉपुलेशन शहरी है, इसलिए उनके रोजगार के, व्यापार और कारोबार के मुद्दे हैं, तो बीजेपी यहाँ उन्हीं को टैकल कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र के सेंटिमेंट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके गठबंधन को झटका लगा था। कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा था और बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को सिर्फ 17 सीटें ही मिली। लेकिन बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसने सिर्फ 6 महीने में ही पूरा सेंटिमेंट बदल दिया है। महाराष्ट्र में मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसने किसको धोखा दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियां टूट गईं। लोकसभा में तो वोटर ने मोहर अजीत या शिंदे पर नहीं, बल्कि शरद और उद्धव पर लगाई। अब विधानसभा की बारी है। बीजेपी को लगता है कि फिलहाल उसने सारे सेंटिमेंट को मैनेज कर लिया है और इसके लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा हमला हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले नैरेटिव के खिलाफ किया है। इसी के खिलाफ बीजेपी बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का कॉन्सेप्ट लेकर आई। इस नैरेटिव पर नरेंद्र मोदी एक कदम और आगे चले गए हैं और पूरा चुनाव ओबीसी वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया। उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर वोटर अर्बन हैं, यानी शहरी और कस्बाई हैं। इसलिए उन्हें एड्रेस करने के लिए बीजेपी अलग मुद्दे चला रही है। वक्फ संशोधन एक्ट, मुस्लिम आरक्षण की मांग के खिलाफ बयान, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लाने का प्रस्ताव, आतंकवाद, नक्सलवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुद्दा चल रहा है। 10 साल तक वोट बैंक की राजनीति में इस सोनिया मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उरी और पुलवामा में उस वक्त भी हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। मैं आज कहकर जाता हूं 40 गांव वालों, आने वाले 26 के 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र एक पैसे वाला राज्य है।
वो देश का नंबर 1 जीडीपी जनरेटर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, विदेशी निवेश हैं, लोगों के खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वहां के मुद्दे अलग हैं। बीजेपी बहुत सफाई से महाराष्ट्र के लोगों को अघाड़ी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार का डर भी दिखा रही है। मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।